आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध खत्म हो गया। नगोर्नो कराबाख का जो रीजन था वो भी 35 साल की लड़ाई गायब हो गई। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का जो कॉरिडोर था उसको भी चीन ने बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस अकॉर्ड होने वाला था। सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, कोई भी कुछ नहीं सोच रहा था कि ये एक सिचुएशन वो है जिसे कहेंगे हम संतुष्टि, जिसे कहेंगे हम कॉम्प्लेसेंस। और उसी का फायदा उठाते हुए 7 अक्टूबर के दिन ये चिंगारी जो है वो भड़की है इजराइल में और अब शांत होने का नाम नहीं ले रही है। ये आग कहां तक जाएगी ये एक अंदाजा किसी को भी नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इंसाइटफुल नॉलेज। आज हम देखेंगे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट की तरफ, जो है इजराइल, पैलेस्टीन, गाजा और वेस्ट बैंक, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो 7 अक्टूबर का सभी को पता है कि 6:30 बजे सुबह से जो कार्रवाई वहां शुरू हुई वो अभी तक थमी नहीं है, बल्कि आगे बढ़ती जा रही है। तो उसकी तरफ हम बाद में आते हैं कि वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ और ये किस दिशा में मोड़ लेने वाली है। उससे पहले थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि ये समस्या क्या थी, ऐतिहासिक है कि ये आर्टिफिशियली बनाई हुई है। क्योंकि बहुत से लोग आपको बताएंगे कि इजराइल नाम की जगह कोई नहीं थी या पैलेस्टीन नाम की कोई जगह नहीं थी, वगैरह वगैरह। तो अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप गौर करेंगे कि आज से 3000 साल पहले भी इजराइल का उल्लेख है। और वहां पे ये लोग कहां से आए थे? कुछ लोगों का कहना है कि इजिप्ट से इनको निकाला गया था और ये आके इस एरिया में बस गए थे। फिर अगर आप हिब्रू बाइबल की तरफ गौर करें तो उसमें भी इजराइल का जिक्र है। फिर आप और कई सारे ग्रंथ हैं यहाँ वहां पे एक्सकवेशन हुए हैं, उनके ऊपर भी गौर करें तो आप पाएंगे कि उनमें भी इजराइल का उल्लेख है। तो 1 BC में रोमन्स ने इस एरिया पे अटैक किया और बहुत सारे ज्यूज को निकाल दिया वहां से। वो भागे, कुछ ज्यूज रह गए और उस एरिया को उन्होंने नाम दिया पैलेस्टीन। और वहां पे जो अरबिक मूल के लोग थे वो आके बस गए। ये यहां इसकी बहुत जो आप हजारों साल पहले जाएंगे यहां तक की ये हिस्ट्री है। फिर 1900 साल तक, 1900 साल तक यहां पे अलग अलग साम्राज्यों ने आके राज किया और बहुत सारे जो ज्यूज जो यहां से निकल के यूरोप में और मिडिल ईस्ट में इधर उधर भाग गए थे और बस गए थे, उन्होंने वापस बार बार आने की सोची। 1517 टू 1917 ओटोमन एम्पायर ने इस क्षेत्र पे राज किया और 1799 में नेपोलियन जो है वो इस पूरे एरिया को अपने साम्राज्य के नीचे कुछ समय तक ले आया था और उसने ज्यूस को प्रॉमिस किया कि भाई आप यहां पे आएं और इजराइल को वापस स्थापित करें। बहरहाल नेपोलियन का ये जो उद्देश्य था ये भी फेल हो गया। उसके बाद 1882 में यहां पे ज्यूस सेटलमेंट बनी रिशॉन में, ली जियोन। 1885 में जियोनिज्म शब्द का पहली बार उपयोग किया गया, इसको कॉइन किया गया। और 1896 में ज्यूइश स्टेट की मांग फिर से एक बार बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1897 में फर्स्ट जियोनिस्ट कांग्रेस स्विट्जरलैंड में हुई और 1950 में कॉल फॉर जियोनिस्ट सेटलमेंट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कशन हुआ। 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया इजराइल को और 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने अप्रूव किया ज्यूइश होमलैंड। 1933 से 1939 में
बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए अगेंस्ट ज्यूइश स्टेट, जो कि यहां पे इसी क्षेत्र में प्रॉमिस की गई थी। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन, पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन। फिर मई 1948 में इजराइल का क्रिएशन हुआ और इमीडिएटली उसको तुरंत ही यूएसए और यूएसएसआर ने एक्सेप्ट कर लिया, रिकग्नाइज कर लिया। लेकिन इसके बाद 1948 से 1949 तक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, ट्रांसजॉर्डन, लेबनान, इराक वगैरह ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। लेकिन इजराइल ने 15 महीने की ये जो लड़ाई थी इसको जीत लिया। 1967 में यहां पे एक 6 डेज वॉर के नाम से फेमस है। ये सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, इराक ने इसमें अटैक किया इजराइल के ऊपर। इजराइल ने इस लड़ाई को 6 दिनों के अंदर जीत लिया और वेस्ट बैंक इन्होंने जॉर्डन से लिया, गाजा और सिनाई इन्होंने इजिप्ट से लिया और गोलान हाइट्स इन्होंने सीरिया से ली। और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ आया था इजराइल की हिस्ट्री में। अगर आप जियोग्राफी लें तो जियोग्राफी के हिसाब से इसका बॉर्डर जो है वो लेबनान नॉर्थ में है, सीरिया नॉर्थ ईस्ट में है, जॉर्डन ईस्ट में है और साउथ में इजिप्ट है। इसकी पॉपुलेशन 9.73 मिलियन या 97 लाख है 30,000 की है। और इसमें 73.5% ज्यूज हैं और 21% अरब्स हैं, बाकी बचे हुए दूसरे मूल के लोग हैं। अरब कंट्रीज, शुरू में आपको जैसे मैंने बताया था कि अभी एक अकॉर्ड होने वाला था और उसमें पीस डील होने वाली थी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, जो कि इस समय होल्ड पे है। लेकिन इसके पहले बहुत सारे देशों ने इजराइल को मान्यता दे दी है अरबिक क्षेत्र से। उसमें है मोरक्को, इजिप्ट, सूडान, जॉर्डन, बहरीन एंड यूएई। तो मोरक्को, सूडान, बहरीन एंड यूएई ने इनको मान्यता दी थी 2020 में। तो फिर बात आती है कि भाई अगर ये इजराइल है और यहां ज्यूज रहते हैं तो पैलेस्टीनियंस जो यहां पे पहले रहते थे वो कहां रहते हैं? तो पैलेस्टीनियन यहां पे 2 क्षेत्र हैं, उनमें रहते हैं। उसमें एक है गाजा स्ट्रिप कह लीजिए या गाजा कह लीजिए और दूसरा है वेस्ट बैंक। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोनों क्षेत्र जो थे 1967 की वॉर में जीते गए थे। सिनाई क्षेत्र जो है वो इजिप्ट को इजराइल ने वापस कर दिया था। अब दूसरा क्षेत्र आता है एक और, इसके अलावा वो थोड़ा अलग है, उसके बारे में भी उल्लेख करूंगा मैं, कि वो है ईस्ट जेरूसलम। जेरूसलम में एक वेस्ट जेरूसलम है और ईस्ट जेरूसलम है। क्यों ईस्ट जेरूसलम है? क्योंकि ईस्ट जेरूसलम को माना जाता है पैलेस्टीन की कैपिटल या वेस्ट बैंक की कैपिटल कहा जाता है, लेकिन वो इस समय इजराइल के अंदर आती है। अब गाजा और वेस्ट बैंक में जो है इनको दिया जाता है ग्रीन आईडी कार्ड। जी हाँ, इनके पास इजराइल का पासपोर्ट नहीं है क्योंकि इन्होंने इजराइल को मानने से इनकार कर दिया है। और जो ईस्ट जेरूसलम है वहां पे इनको मिलता है ब्लू आई कार्ड। ये वो पैलेस्टीनियन हैं जिन्होंने इजराइल को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये क्योंकि जेरूसलम में रह रहे हैं इसलिए इनके अधिकार कुछ ज्यादा हैं। और हालांकि ये वहां के सिटीजन नहीं हैं, लेकिन ये पूरे इजराइल में बिना रोक टोक के जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा ना गाजा के पैलेस्टीनियंस को है और ना ही वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियंस को है। इनफैक्ट वेस्ट बैंक से आप गाजा नहीं जा सकते और गाजा से आप वेस्ट बैंक भी नहीं आ सकते। लेकिन इस ब्लू आई कार्ड के थ्रू यूज करते हुए आप इस क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं अगर आपको इजराइल में वर्क परमिट मिला हुआ है, जो कि इजराइल की गवर्नमेंट टाइम टू टाइम देती रहती है। तो
गाजा की बात करते हैं। गाजा जो है इसका एरिया बहुत ही सीमित है, 140 स्क्वायर माइल्स, और जिसमें 21 लाख लोग रहते हैं। तो ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इस पे रूल करते हैं हमास, जो आप नाम बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, और ये 2007 से लगातार रूल कर रहे हैं। लेकिन यहां पे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट 46.6% है कुछ सूत्रों के हिसाब से, और पॉवर्टी जो है वो 53% जो यहां के लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और 33.7% जो है वो इन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। फिर वेस्ट बैंक की तरफ आइए तो ये एरिया कुछ बड़ा है, 2173 स्क्वायर माइल्स है, और इसकी पॉपुलेशन 39 लाख है। लेकिन वेस्ट बैंक जो है ये भी डिवाइडेड है इन एरिया ए, एरिया बी एंड एरिया सी में। तो एरिया ए जो है ये 18% यहां का लैंड है, और इसको कंट्रोल करती है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, और इसमें 28 लाख लोग रहते हैं। तो समझ लीजिए कि फिर भी काफी बड़ी संख्या जो है यहाँ की, आउट ऑफ 39 लाख जो है इनके 28 लाख जो हैं वो इसी एरिया में रह रहे हैं। और बी एरिया जो है ये 22% लैंड है इसके पास, और ये जॉइंटली एडमिनिस्टर होता है, गवर्न किया जाता है बिटवीन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एंड इजराइलीज के। और जोन सी या एरिया सी जो है ये सबसे बड़ा है, और ये 60% एरिया जो है वेस्ट बैंक का इसमें आता है, और ये कंप्लीटली इजरायली इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये बात आ गई यहां की। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एरिया है जो कि लेबनान के साउथ में है, और वहां पे यूनाइटेड नेशंस ने 2000 से एक ब्लू लाइन डिमार्क की हुई है बिटवीन इजराइल और लेबनान के, और साथ साथ उसमें एरिया आ जाता है गोलान हाइट्स का, जिसको कि सीरिया से इजराइल ने हथियाया था, और गोलान हाइट्स एंड लेबनान के बीच में। अब ये बहुत लंबी स्टोरी है। शॉर्ट में ये बता दूं कि 1982 में इजराइल ने लेबनान को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था, और काफी एरिया इसका सदर्न पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया था, जो कि काफी यूनाइटेड नेशंस और दूसरे देशों की दखल अंदाजी के बाद, इंटरफेरेंस के बाद, ये वहां से उन्होंने इस ऑक्यूपेशन को छोड़ा था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये लगभग 24 किलोमीटर का एक सिक्योरिटी जोन रहे बिटवीन लेबनान एंड इजराइल के। तो इन्होंने 2000 में यूनाइटेड नेशंस के ऑर्डर पे इस एरिया को छोड़ा, और उसके बाद से वहां पे यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्सेस हैं इस ब्लू लाइन को सिक्योर रखती हैं। इसमें भारत के भी 900 आर्मी पर्सनल वहां पे इस समय डिप्लॉयड हैं, और ये बहुत ही क्रूशियल एरिया जो है, जो कि गोलान हाइट्स और लेबनान के बीच में है, जहां काफी ज्यादा मतभेद हैं एरिया के बारे में, वहां पे डिप्लॉयड है। साथ ही इंडियन आर्मी के 200 और पर्सनल हैं जो कि गोलान हाइट्स और सीरिया के बीच में डिप्लॉयड हैं, जो वहां का कॉमन बॉर्डर है। तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर वहां की पॉवर्टी के लिए पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन का लिविंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन के जिम्मेदार कुछ इजरायली हैं, तो पैलेस्टीनियन जो लीडर्स हैं वो सबसे ज्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि इनको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है बाहर से एड मिलती है। वहां पे यूनाइटेड नेशन स्कूल्स चला रहे हैं। केवल कतर ने ही इनको 1.8 बिलियन डॉलर्स का एड दी थी। और अगर आप हमास की ही बात कर ले तो हमास ने इन पैसों को यूटिलाइज किया कहां पे? उन्होंने उनको यूटिलाइज किया अंडरग्राउंड टनल्स बनाने में, उन्होंने यूटिलाइज किया उसको वेपन्स एंड आर्मामेंट खरीदने में।
इसकी बजाय कि वो उसको अपने एरिया को बनाने में लगाए, वहां पे एम्प्लॉयमेंट लगाए, वहां पे फैक्ट्रीज या और डेवलपमेंट करें, उन्होंने इस पैसे को ऐसे बर्बाद किया। और दुख की बात यह भी है कि वहां की जनता इसको नहीं समझती है और वो हमास को अपना मसीहा मानती है और वो समझती है कि वही उनके सेवियर है। तो इस बात को मैं अभी इस समय यही खत्म करता हूं और इसके पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि लेटेस्ट क्या चल रहा है उस एरिया में, कहां कमी रह गई और इजराइल जैसा जो देश है जो कि मिलिटरली बहुत मजबूत है, इंटेलिजेंस उनकी जो है बहुत मजबूत है, वो कैसे इतना बड़ा गच्चा खा गए, मात खा गए कि उस अटैक को वहां का 9/11 कहा जा रहा है, वहां का पर्ल हार्बर कहा जा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कमांडर संदीप धवन।